हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फिजिक्स क्लास 12th के रिवीजन की, क्योंकि अब समय बहुत कम है, बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब है, इसलिए अब आपको रिवीजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पूरा सिलेबस तो पढ़ लेते हो, लेकिन क्या होता है, रिवीजन ना होने की वजह से अच्छा खासा टॉपिक छूट जाता है। तो आज हम इसी क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का ये पहला लेक्चर है जिसमें यूनिट फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हमने इस तरह से 4 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया है, 4 पार्ट में। कौन कौन से पार्ट हैं? एक है आपके पास कूलम्ब्स लॉ, ये दूसरा है कूलम्ब्स लॉ, दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल, तीसरा है गॉस थ्योरम, चौथा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये 5वां पार्ट भी है कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो इतने सारे पार्ट्स इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड। कूलम्ब्स लॉ की शुरुआत करें तो इससे पहले शुरुआत होती है चार्ज की या इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज के बारे में आपने पढ़ा है, ये होता क्या है, दिस इज काज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का ये काज होता है, कारण होता है, कारक होता है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ठीक है, इसकी यूनिट की बात करें तो जो चार्ज होता है इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम, यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होता है। ठीक है, फिर इसके चार्ज में और भी प्रॉपर्टीज की बात कर ले अगर हम, तो जो चार्ज होता है वो चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड दैट इज चार्ज जो होता है Q इक्वल टू एन के फॉर्म में होता है, जहां E क्या है, E जो है ये स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और माइनस में लिखा जाता है इसको, तो ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, इससे छोटा कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसके बाद चार्ज की एक प्रॉपर्टी और भी है, चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड होता है। चार्ज इज कंजर्व्ड, कंजर्व्ड का मतलब होता है चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, केवल कर क्या सकते हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सॉरी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर इसको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, फिर बात आती है मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ चार्ज, किसी चार्ज को प्रोड्यूस करने के तरीके। तो चार्ज को प्रोड्यूस करने के जो तरीके हैं वो आता है आपके पास, एक तो होता है सबसे जो बेसिक मेथड है वो है फ्रिक्शन, दूसरा मेथड है कंडक्शन, और तीसरा जो मेथड होता है उसे कहते हैं इंडक्शन। ठीक है, ये 3 मेथड्स होते हैं चार्ज को प्रोड्यूस करने के। तो बेसिक मेथड फ्रिक्शन है, अगर किसी बॉडी को हम रब करते, जैसे कंघी है, कॉम्ब है, उसको अगर आप रबड़ किसी कपड़े से या किसी अपने बालों से अगर रगड़ते हो तो वो क्या करता है, छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। इस प्रकार का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो चार्ज होता है वो फ्रिक्शनल चार्ज होता है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन के द्वारा जो चार्ज अटेंड किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है ऑन इंसुलेटर्स, सिर्फ और सिर्फ इंसुलेटर्स पर ही ये काम करता है। कंडक्टर के केस में भी ये होता है, लेकिन होता क्या है, अगर कंडक्टर को अपने हाथों से टच करोगे तो चार्ज जो है अपनी बॉडी से हो करके अर्थ में चला जाएगा, तो चार्ज उस पर बचेगा नहीं। ठीक है, चार्ज स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो फ्रिक्शन के द्वारा जो चार्ज होता है वो इंसुलेटर्स पर सिर्फ होता है। कंडक्शन में क्या होता है, अगर आपके पास कोई एक चार्ज बॉडी है, उसको दूसरे अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखते हो, उस केस में चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये एक कोई बॉडी है, चार्ज है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, और इसके कांटेक्ट में अगर आप दूसरी बॉडी नीचे रख देते हो, इसमें जो टच में होगा तो दोनों पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Q/2 Q/। ठीक है, दोनों पर जब तक इक्वल चार्ज नहीं होगा, अगर इक्वल साइज के हैं दोनों तो दोनों पर बराबर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये कंडक्शन होता है। इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में एक बॉडी चार्ज होती है, जैसे कि आपके पास एक चार्ज बॉडी है और इसके पास में कोई दूसरी बॉडी रख जाती है बहुत करीब में, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो
इस पर भी चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, और वो चार्ज इसका अपोजिट होता है, नेगेटिव चार्ज इसमें प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। क्या, क्योंकि प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे एक तरफ इलेक्ट्रॉनों की दिखता है, एक तरफ प्रोटॉनों की दिखता हो जाती है। दूसरे पार्ट की तरफ प्लस का अगर दिखता होगी, अगर इसको हम क्या कर दे, अर्थिंग कर दे, तो उस केस में क्या होगा, प्लस वाले चार्ज अर्थ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो कुल मिला के इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये तीन मेथड है चार्ज को प्रोड्यूस करने के, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। नाउ हम बात करें फोर्सेस बिटवीन चार्ज की। फोर्सेस बिटवीन टू चार्ज, जिसे आप कूलॉम्स लॉ के नाम से जानते हो, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, दो चार्ज हैं, एक है Q1 और एक है आपके पास Q2, तो इन दोनों चार्जेस के बीच फोर्स लगता है। ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तो इनके बीच का अगर डिस्टेंस r ले लिया जाए, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का लगेगा, ठीक है, क्योंकि सेम चार्ज है, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये भी आप इस प्रॉपर्टी में नोट कर सकते हो, ठीक है, कि अगर सेम चार्ज है प्लस Q1 और ये Q2, तो ये दोनों क्या करेंगे, दोनों चार्ज यहां पर अगर रखे हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, इन पर फोर्स इस तरह से लगता है, ठीक है। और अगर दोनों चार्ज इस तरह से हो, यानी एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो उस केस में क्या होगा, इनके बीच अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, इस तरह से अट्रैक्ट करेंगे। और अगर जो चार्ज हो दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाए, तो भी सेम चार्ज होगी, इसलिए ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल ही करते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि जो सेम चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी सेम चार्ज रिपल करते हैं, इनके बीच रिपल्सन लगता है, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आया? तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है भाई, कूलॉम्स लॉ कहता है कि दो चार्जेस हैं, इनके बीच का जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव जो भी हो सकता है, वो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनके बीच के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे आप लिखते हो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला तब के लिए होता है जब ये किसमें हो, इन एयर हो और वैक्यूम, एयर हो या फिर वैक्यूम हो, उस केस में ये फॉर्मूला वैलिड होता है। यहाँ पर 1/4πε0 जो होता है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की 8.85 × 10⁻⁻12 एंड यूनिट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, अगर चार्जेस के बीच कोई मीडियम आ जाएगा उस केस में, तो मीडियम के केस में यानी कि इन मीडियम चार्जेस के बीच में मीडियम आने पर जो फोर्स होता है, अगर मैं इसको एफ के से लिख दूं तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये बन जाता है। ओके, फिर यहां पर जो कैपिटल के यूज कर रहे हैं, कैपिटल ए के इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैपिटल के इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है के इक्वल टू 1 होता है फॉर वैक्यूम, वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 होती है, के इज ग्रेटर देन 1 फॉर इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स के लिए के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, एंड के इक्वल टू इंफिनिटी होती है फॉर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के लिए के की वैल्यू इंफिनिटी होती है, ठीक है। और यहां पर जरूरी बात, अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा, एफ के बाई एफ
अगर आप निकालते हो तो 1/k मिलने वाला है, बाकी सब कट जाएगा, 1/k मिल जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। और आप ऐसे लिख सकते हो F/F इक्वल टू k हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो फोर्स होता है वो k टाइम्स क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। जब भी मीडियम यूज करते हैं तो फोर्स क्या होता है, k टाइम डिक्रीज हो जाता है। उम्मीद है समझ में आया। यहां से एक बात और याद रखना है, जैसे फ्री स्पेस का ये हो गया, और एक आता है रिलेटिव, एक टर्म और है इसमें, रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें अगर, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर से लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, मींस परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर जो एप्सिलॉन है ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिसमें चार्जेस को रखा गया है। ओके, अगर ऐसा हो जाए कि एक से अधिक मीडियम हो चार्जेस के बीच, तो उस केस में यानी उनके अधिक मीडियम होंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होंगे, और उनकी जो थिकनेस होगी, डिस्टेंस जो होगी वो भी अलग अलग होगी। ठीक है, इफ देयर आर मोर देन वन मीडियम, ठीक है, अगर एक से अधिक मीडियम प्रेजेंट हो तो उस केस में क्या करेंगे, वन मीडियम प्रेजेंट between charge, देन इस केस में जो फोर्स बनेगा वो बनेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब जब आर स्क्वायर लिख रहे थे तो यहां पर चलेगा क्या, चलेगा अंडर रूट K1 R1 प्लस अंडर रूट K2 R2 एंड सो ऑन, जितने भी हों उनका होल स्क्वायर। इस केस में ये फॉर्मूला चलता है। ठीक है, जहां पर K1 K2 ये सब क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, R1 R2 ये क्या है, इनकी थिकनेस है कि कितना थिकनेस का पाई जा रही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब एक से अधिक चार्जेस उपलब्ध होते हैं। ओके, नाउ अगर वेक्टर फॉर्म में बात किया जाए, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो वेक्टर यूज कर लेंगे। दो चार्जेस हैं, एक है आपके पास Q1, दूसरा है Q2, इनके बीच फोर्स Q1 पर फोर्स लगेगा, इनके बीच का डिस्टेंस है R, तो Q1 पर जो फोर्स लगेगा उसको लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और Q2 पर जो फोर्स लगेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इस तरह से लिखेंगे। ओके, नाउ यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो यूनिट वेक्टर भी आपको लिखना पड़ेगा, इनके पोजीशन वेक्टर अगर पता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। यूनिट वेक्टर देखिए, अगर यूनिट वेक्टर आप इधर यूज कर रहे हो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखेंगे किसकी तरफ है भाई, ये जो है 2 की तरफ डायरेक्टेड है तो इसको R21 से लिखेंगे कैप से, और अगर इधर की तरफ यूनिट वेक्टर लिखोगे तो R12 से लिखेंगे। तो अगर आपको F पहला फोर्स लिखना F12 इन वेक्टर फॉर्म, तो फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस R स्क्वायर, और साथ में यूनिट वेक्टर लगा देंगे इन द डायरेक्शन ऑफ F12 दैट इज R21। ठीक है, और इसी प्रकार अगर आप F21 निकालते हो यानी फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो ये बनेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर ले लेंगे अलोंग F21 दैट इज R, F21 की तरफ देख सकते हो ये F21 है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में आपके पास एक मिनट, चलिए अगर यहां पर मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, जैसा डायरेक्शन आप बनाते हो उसके अकॉर्डिंग लिखा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जैसा डायरेक्शन यहाँ डायग्राम में बना रखा है उसके अनुसार F12 का जो डायरेक्शन है ये आपके पास R12 ऐसे लिख लिया, और इसको लिख लेंगे R21।
इस तरह से, ठीक है। और याद रखने वाली बात, F12 जो होता है वो ऑलवेज F21 के इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। ये वेक्टर फॉर्म इस तरह से आप याद रख सकते हो, सिर्फ यूनिट वेक्टर लगाने की जरूरत पड़ती है। अगर एक से अधिक चार्ज हो जाए, यानी फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज की बात करें, मल्टीपल चार्ज, एक से अधिक चार्ज हो, तो उस केस में यहां पर इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसमें यूज किया जाता है। ओके, ऐसे यूज किया जाता है, उसको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि आपके पास यहाँ पर हमने कह दिया कि ये तीन चार्जेस हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है ए, और यहाँ पर चार्जेस क्यू 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 अवेलेबल हैं। तो आपको किसी एक चार्ज पर फोर्स निकालना है, जैसे इसको मैं नाम दे दूं ए बी सी। आपको बताना है यहाँ पर फोर्स एट ए कितना होगा, ये आपको बताना है। तो ए पर फोर्स जो लगेगा इधर वाले बी पर वाले चार्ज के कारण और सी पर लगने वाले चार्ज के कारण होगा। तो सबसे पहले देखो, ए पर लगने जो चार्ज है, इस पर अगर बी के कारण चार्ज के कारण लगेगा तो सेम चार्ज है तो रिपल्सन लगेगा इस डायरेक्शन में, और सी पर जो चार्ज है उसके कारण जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो ये दो डायरेक्शंस बन गए आपके पास, एक को F1 नाम दे दीजिए और एक को नाम दे दीजिए F2। इनके बीच का एंगल की बात करें तो इनके बीच का एंगल होगा 60 डिग्री। ओके, ऐसे समझिए कि एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, दिस इज F1 एंड दिस इज F2, और इनके बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री है। तो वेक्टर रूल यूज करके इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो। रिजल्टेंट निकालोगे जो, तो इनके बीच का कैसा बनेगा, एक पैरेललोग्राम क्रिएट करके, और इस तरह से इनका जो ये बनेगा, ये रिजल्टेंट बनने वाला है, ठीक है। तो ये कितना होगा रिजल्टेंट, इसके लिए पहले F1 F2 कैलकुलेट कर लें। देखो F1 का मान बनेगा एक कांस्टेंट के Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर बाई डिस्टेंस स्क्वायर A स्क्वायर, और इतना ही F2 बनेगा। दोनों इतना ही बनेंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला वेक्टर रूल से क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, F1 की वैल्यू यानी K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर इंटू K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, और cos 60। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो F इक्वल टू आपके पास यहाँ पर देखो, ये भी K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये कट जाएगा, यानी यहाँ पर K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर कॉमन, अंडर रूट में बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज √3। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 3 K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ये फोर्स हो गया, ठीक है। K की वैल्यू आप रख लो, K इक्वल टू होता है 1/457, तो ये रख सकते हो, या 9 × 10⁻9 रख सकते हो, और आंसर इसका निकाल सकते हैं। F इक्वल टू हो जाएगा 1/457 अंडर रूट 3 Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ये फोर्स आ गया, ठीक है, समझ में है। और डायरेक्शन की बात करें तो ये वर्टिकली अपवर्ड आने वाला है एकदम 30 डिग्री पर, ठीक है। तो कूलम्ब फोर्स हो गया। कूलम्ब फोर्स के बाद बात करते हैं अगर हम अगले टॉपिक की, तो वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, जो कूलम्ब फोर्स है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, और इसका रेंज बहुत ज्यादा होता है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस से, यानी कि न्यूक्लियस की साइज है उससे लगा करके और ब्रह्मांड की साइज तक कह सकते हैं कि कूलम्ब फोर्स वैलिड होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, फील्ड कब आता है, जब फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, और इसमें चार्जेस के बीच कोई कांटेक्ट नहीं है फिर भी फोर्स लग रहा है, इसलिए ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इसका मतलब चार्ज ने अपने आसपास क्या क्रिएट किया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे पता चलेगा, दूसरा चार्ज उसमें आएगा तो उस पर लगेगा फोर्स, ठीक है।
समझ में है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एरिया अराउंड अ चार्ज, ठीक है, एरिया अराउंड अ चार्ज, किसी चार्ज के चारों तरफ का एरिया इन विच अनदर टेस्ट चार्ज मतलब टेस्ट करना कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, उसकी बात करें। टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है, अट्रैक्शन भी रिपल्सन भी दोनों हो सकता है। अब कितना फील्ड है इसको कैलकुलेट करना है, तो पहले पता कर लो कि यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वही हो जाएगा इसकी इंटेंसिटी जिसको कहते हैं। बात करें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता कितनी है, कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। तो इंटेंसिटी जो होता है इसको डिफाइन किया गया है फोर्स पर, यानी यह बाई क्यू को कहते हैं इसकी इंटेंसिटी, यानी कि इसको कहते हैं फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर कोई यूनिट टेस्ट चार्ज रखते हो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर जो फोर्स लगेगा वही हो जाता है, ठीक है। अब आपको इसकी यूनिट लिखनी है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बन जाएगा फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम, न्यूटन पर कूलम होता है इसकी यूनिट। और बाकी जो डायमेंशन निकालना आराम से निकाल सकते हो, डायमेंशन की बात पहले पढ़ चुके हैं। ओके, नाउ अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर एक पॉइंट चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो इसके लिए एक चार्ज ले लिया Q, इस चार्ज से R दूरी पर एक पॉइंट ले लिया P जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं Q नॉट और इस पर फोर्स लगाते हैं जो कि इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो ये Q नॉट क्या है यहाँ पर, ये कहलाता है टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स क्या हो जाएगा, जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा कूलम्ब्स लॉ से 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। ये कहां से आया, ये है कूलम्ब्स लॉ, ये है कूलम्ब्स लॉ। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर क्या हो जाएगा, E इक्वल टू होता है F/Q नॉट। जैसे ही F की वैल्यू रखोगे Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, दिख रहा है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसका आप ग्राफ खींचना चाहो तो ग्राफ ऐसे खींच सकते, R है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो R बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, इस तरह से इसका ग्राफ बन जाता है, ठीक है। और चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, तो E और Q के बीच का ग्राफ खींचोगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाता है इस तरह से। अगर यहाँ चार्ज ले लो या इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो तो इस केस में ये सीधी लाइन इसका ग्राफ बनेगा, ठीक। ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलता है। फिर बात करें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है अगर टू इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे के बहुत क्लोज रखे हो तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है और दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब में रख दिए जाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, एक डाइपोल बनाते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस को ले लिया जाए 2L है, ठीक है। तो यहाँ पर डाइपोल का मतलब होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज placed near to each other, placed near to each other form an electric dipole,
डाइपोल। इनको डाइपोल कहा गया क्योंकि इनमें दो अलग अलग चार्जेस हैं, इसलिए इनको डाइपोल कहा गया। एग्जाम्पल के लिए HCl हो गया, H2O हो गया, एंड सो ऑन, अपने केमिस्ट्री में ढेर सारे पढ़े हैं, ठीक है। फिर आता है डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर ये रोटेट करने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। इस वजह से इनके अंदर डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको पी से लिखते हैं। ये होता है एक चार्ज इनको चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, q इंटू 2l। समझ में? ये होता है डाइपोल मोमेंट। यूनिट की बात करेंगे इसकी, तो यूनिट इसका जो बन जाएगा, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है कूलम मीटर। ओके, अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के दो केसेस बनाते हैं। एक बनाता है एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पर क्या होता है भाई, एक डाइपोल ले लिया जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस से मिलकर बना, इसको ए भी लिख दिया। इसके मिड पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर, इसको कहते हैं एक्सिस, ठीक है, ये क्या है, एक्सिस है। और इस पर जो पॉइंट होगा एक्सियल पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट है पी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों चार्जेस की वजह से बनेगा। तो यहाँ पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे प्लस क्यू है, तो इसके कारण हमेशा ध्यान रखें इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के कारण बाहर की तरफ बनेगा इस तरह से, और माइनस क्यू के कारण इधर की तरफ बनेगा। ओके, तो प्लस क्यू के कारण इधर हो गया आपके पास प्लस क्यू, और माइनस क्यू के कारण इधर हो गया, ठीक है। तो P पर नेट फील्ड क्या हो जाएगा, इक्वल टू, एक तो आपके पास बनेगा प्लस क्यू चार्ज के कारण, और दूसरा बनेगा माइनस क्यू चार्ज के कारण इन वेक्टर फॉर्म। तो दोनों फॉर्मूले में तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट आने ही वाला है। प्लस क्यू के कारण अगर करेंगे तो क्यू बाय डिस्टेंस, देखिए प्लस क्यू से डिस्टेंस, ये यहां से मिड पॉइंट ओ से आर है, और ये इतना एल एल है, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। फॉर्मूला जो आपने अभी पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर के अनुसार। और इसके कारण जो बनेगा, ये डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस लगा लीजिए। चार्ज यहां पर कितना है, क्यू, चार्ज वही है, और डिस्टेंस कितना भाई, इस बार इसका यहां से माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस लोगे तो इसमें एल बढ़ जाएगा आर में, यानी आर प्लस एल हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस, समझ में? नाउ क्यू भी बाहर कर लो, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसे एक्सपेंड करिए, आर प्लस एल का होल स्क्वायर इधर लगाएंगे तो बनेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 माइनस इधर करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 2RL हो जाएगा। नीचे बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आई कैप लगा देंगे, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कितना बन जाएगा, यहाँ पर कट पीट के आर स्क्वायर एल स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस 2RL हो जाएगा, 2 इंटू 2RL लिख सकते हो, या 4RL, क्यू इंटू 4RL, और नीचे आ जाएगा कितना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साथ में आई कैप, ठीक है। आई कैप इसका डायरेक्शन बताता है। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला आ चुका है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4RL, और नीचे कितना आया है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आई कैप, ये इतना पार्ट आया। अच्छा, हमने पढ़ा है क्यू जो लेते हैं वो बराबर
तो इसका अगर आप यूज करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/4πε0 Q इंटू 2L, एक साथ ले लीजिए तो इसे आप लिख सकते हो 2 इंटू QL, Q इंटू 2L ऐसे लिख सकते हो, 4 है ना तो इसको 2 बार कर लेंगे और साथ में यहाँ पर R बचेगा, नीचे है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। Q इंटू 2L की जगह P यूज कर लो, आई कैप है, ये डायरेक्शन बताता है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4πε0 2P R और नीचे है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आई कैप। ओके, अब देखो क्योंकि अगर देखा जाए तो R का मान L से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब आर स्क्वायर जो होगा बहुत बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से, यानी एल स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर के कंपैरिजन में नगण्य हो जाएगा, एल स्क्वायर को क्या कर देंगे 0 कर देंगे। ठीक है, तो बचेगा कि आपके पास तब बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 2PR और नीचे आर स्क्वायर और बाहर एक स्क्वायर आर पावर 4 हो जाएगा, आई कैप आर से इसका एक पावर कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण बन जाएगा 1/4πε0 2P/R3। ठीक है, अब क्योंकि P खुद वेक्टर है तो आई कैप अलग से लिखने की जरूरत ही क्या है, इसको ऐसे लिख लो 1/4πε0 वेक्टर 2P/R3। तो ये एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ओके, एक्सियल पोजीशन के बाद एक और पोजीशन आता है जिसे कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन पर। तो यहाँ पर सेकंड केस इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करें उस पर अगर आपको डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये रहा डाइपोल जो कि -Q और +Q चार्जेस से मिलकर बना है, ए बी नाम दे दिया। इसके मिड पॉइंट O से R दूरी पर एक पॉइंट है P जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा A से भी और B से भी इसको मिलाना पड़ेगा क्योंकि चार्जेस से मिलाना बहुत जरूरी है। ठीक, ये मिल गया, मिलने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए +Q है, +Q के कारण इसी लाइन के अलोंग बनेगा बाहर की ओर, और -Q है तो -Q के कारण इसी लाइन की तरफ बनेगा। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं E1 और इसको नाम दे देते हैं E2। ठीक है, मान लीजिए यहां से एंगल एक थीटा बना रहा और ये यल है, ध्यान रखिए यल क्योंकि दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2L है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा इस केस में E1 और E2 के तो पहले मान निकाल लें, E1 और E2 का मान बराबर ही होगा क्योंकि चार्जेस बराबर है और डिस्टेंसेस बराबर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये बन जाएगा R² अंडर रूट के अंदर प्लस L², उतने इधर भी बनेगा AP और BP आपस में बराबर होंगे, यहाँ पर AP और BP दोनों की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से बनेगी √R² प्लस L²। E1 और E2 दोनों की वैल्यू बराबर होगी, कितनी होगी 1/4πε0 चार्ज Q बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सेम है कितना √R² प्लस L² का होल स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो अंडर हट जाएगा। ठीक है, ये E1 और E2 की वैल्यू तो सेम है बट इनके डायरेक्शन डिफरेंट है, डायरेक्शंस आर डिफरेंट। डायरेक्शन जब डिफरेंट होते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, चलिए भाई कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। आपके पास एक है, ये है E1 और दूसरा है इधर E2। कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर x और y एक्सिस खींचना पड़ेगा, ये दो एक्सिस खींच लिया। देखो नीचे थीटा कोण बना रहा है तो यहाँ पर अगर खींचोगे तो ये कोण भी थीटा होगा, उतने ये भी बनेगा। ठीक है, तो ये कोण थीटा है और ये कोण थीटा है। E1 की बात करें अगर, जो E1 है इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में बनेगा। इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा E1 sin थीटा और इधर वाला बन जाएगा आपके पास E1 cos थीटा। E2 के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इधर की तरफ नीचे की तरफ। नीचे की तरफ हो जाएगा E2 sin थीटा और इस डायरेक्शन में जो बनेगा ये हो जाएगा E2 cos थीटा। ठीक है, कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गए। नाउ अब देखते हैं E1 sin थीटा E2 sin थीटा इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर
E1 sin थीटा इक्वल टू है E2 sin थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। ठीक है, तो बचा क्या आपके पास, सिर्फ ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट फील्ड, तो नेट फील्ड होगा इज ओनली ड्यू टू E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा, यानी E इक्वल टू आपके पास जो नेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल टू, देखिए E1 और E2 बराबर ही हैं, तो इसको 2 टाइम्स आप लिख सकते हो, 2E1 cos थीटा लिख लो, कोई फर्क नहीं है क्योंकि E1 और E2 आपस में कैसे हैं, बराबर है। ठीक है, अब E1 की वैल्यू रख लीजिए, इक्वल टू E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कॉस थीटा। ठीक, नो, इसके बाद इक्वल टू 1/4 यहाँ पर 2q है और नीचे है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू यहां से आपको निकालना पड़ेगा इस ट्रायंगल से, तो अगर आप कॉस थीटा निकालते हो तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा आप देख सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस हो गया एल और हाइपोटेन्यूज हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा एल बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। ठीक है, यहाँ लिख लो एल बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2, नाउ इक्वल टू 1/4 देखिए 2q और एल आपके पास हो जाएगा p और नीचे ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2 पावर प्लस हो जाते हैं मल्टीप्लाई करने पर, तो ये हो जाएगा 1 + 1/2 दैट इज 3/2। ठीक है, ये बन गया। अब क्योंकि आपके पास ये पता है आर बड़ा है किससे, एल से, इसका मतलब आर स्क्वायर बहुत बड़ा होगा एल स्क्वायर, तो स्क्वायर टू 0 कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। तो जब एल स्क्वायर हटा दोगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, इक्वल टू 1/4 टी बाई, देखिए यहाँ पर 3/2 पावर है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा। ये हो गया एक्सियल पोजीशन के लिए, सॉरी इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए डाइपोल मोमेंट। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हो इसको तो वेक्टर फॉर्म में देख सकते हो डायरेक्शन इसका अलोंग वाई एक्सिस बन रहा है, एकदम सिंपल, ओ सॉरी अलोंग एक्स एक्सिस है लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसलिए आप वेक्टर फॉर्म में इसको लिखोगे माइनस आगे क्योंकि पी के एकदम अपोजिट है, पी का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, याद रखिएगा। वेक्टर फॉर्म में ये बन जाएगा आपका। ओके, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, अब ये होती क्या है एक्चुअली, ये इमर्ज होती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट होती है टू नेगेटिव चार्ज। ओके, जैसे कि आपके पास एक प्लस चार्ज है और दूसरा यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी और ये माइनस चार्ज की तरफ इस तरह से चलती, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के चलने के डायरेक्शन। दूसरी बात, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, टू फील्ड लाइंस, और इसके अलावा इससे पहले एक और बात याद रखना है, टेंजेंट, जो आप इन पर टेंजेंट ड्रा करोगे, टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू इट गिव्स
डायरेक्शन, गिव्स डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। जिस भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रा करोगे, वो जो टेंजेंट होगा वो उस पॉइंट पर बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। इसके बाद टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। कारण क्या है? क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी तो उस जगह पर दो टेंजेंट लाइन बनेंगी, जैसे एक ये और एक ये, दो फील्ड लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे, तो एक पर ये इधर टेंजेंट, एक पर इधर टेंजेंट, मतलब इस पॉइंट पर दो फील्ड बन गई। और ये हमेशा डायरेक्शन जो होता है, याद रखना कि यूनिक होता है, एक से अधिक डायरेक्शन किसी एक पॉइंट पर हो ही नहीं सकता, इसलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। समझ गए? और इसके अलावा एक और बात याद रखना है, ये जब भी किसी सरफेस से निकलेंगी तो सरफेस से जो फील्ड लाइंस निकलती हैं या इंटर करती है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होती है सरफेस के, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फील्ड लाइंस जहां पास पास होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है, अधिक होती है, ज्यादा होती है, और जहां पर फील्ड लाइंस जो होती है दूर दूर हो जाती हैं वहां पर फील्ड लाइंस क्या होती है? मिनिमम होती है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल आप ऐसे दिखा रहे हो, इसका मतलब ये बता रही यूनिफॉर्म फील्ड है। कैसा है? यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है। और अगर कुछ डिफरेंस गड़बड़ इस तरह से दिखाया जाता है फील्ड लाइंस को, तो ये कैसा होता है? ये नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म। समझ गए? अगर केवल एक पॉजिटिव चार्ज ही, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलेंगी वो इन्फिनिटी तक जाती हैं, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में इस तरह से ये फैलती हैं। और नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज में क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस इस तरह से दिखाई जाती है अंदर की तरफ आती हुई। ये ठीक है। ये आइसोलेटेड चार्ज के लिए इस तरह से फील्ड लाइंस बनती है, और चार्ज अगर आइसोलेटेड नहीं है तो उस केस में इस तरह से जैसा बनाया गया है। उम्मीद है समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इसके बाद बात करें हम टॉर्क की। टॉर्क ऑन डाइपोल की बात करें, टॉर्क ऑन डाइपोल इन ए फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ले लेते हैं और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को हम रखते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से जो बना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक। ठीक है। तो इस पर फोर्स प्लस क्यू इस डायरेक्शन में लगेगा क्यू, और इस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा माइनस का क्यू। ठीक है। दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हैं। ये मान लीजिए कि यहाँ क्षैतिज से यानी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर रखा गया है, डाइपोल मोमेंट इसका कितना है? p। तो उस केस में ये जो दोनों फोर्सेस हैं, यहाँ पर जो फोर्सेस है, नेट फोर्स अगर निकालोगे तो क्या बनेगा? नेट फोर्स का डाइपोल क्या हो जाएगा? नेट फोर्स जो हो जाएगा वो क्यू माइनस क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। फोर्स तो हो गया 0। और इसके बाद बात करें लाइन ऑफ एक्शन जो होता, फोर्स 0 है बट लाइन ऑफ यानी लाइंस ऑफ एक्शन आर डिफरेंट। जब लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होते हैं और फोर्स इक्वल और अपोजिट होते हैं तो उस केस में ये टॉर्क फॉर्म करते हैं, यानी ये मूवमेंट करने के प्रयास करेंगे, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अगर नेट फोर्स 0 है इसका मतलब होता है नो लीनियर मोशन, इनमें कोई लीनियर मोशन नहीं होगा। ठीक है। और अगर यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैसा मोशन हो जाएगा? यहाँ पर रोटेशन शुरू हो जाएगा, यहाँ पर रोटेशन होगा। रोटेशन किसकी वजह से आता है? वो आता है टॉर्क की वजह से।
ठीक है। तो जो टॉर्क होता है, टॉर्क टाउ से लिखा जाता है। टाउ होता है एक फोर्स, ले लीजिए कोई भी फोर्स की, और इनटू इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो 2l होती है, तो ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। ठीक है, तो टॉर्क की इनटू कितना हो जाएगा 2l साइन थीटा। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस टाउ अगर, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा q इंटू 2l, एक साथ कर लीजिए, ई साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा, देखो q इंटू 2l को p से लिखते हैं, तो ये बन जाएगा p ई साइन थीटा। ये निकल कर आ गया क्या, टॉर्क। और वेक्टर फॉर्म में अगर आप टॉर्क को लिखते हैं तो इसको लिखते हैं p क्रॉस e से। समझ में आ गया? ओके, ये था ऑल अबाउट टॉर्क के बारे में। इसके बाद आगे बढ़े, बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली ये बताता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो कि किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर पड़ रही हैं, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये एक्चुअली बताता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो कि किसके पृष्ठ के क्या है, परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। ओके, ये होता क्या है, इसको फाई से डिनोट किया जाता है। फाई इक्वल टू होता है ई डॉट सरफेस एरिया यानी कि ए। ठीक है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, इसको क्या कहते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी जो कि परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है सरफेस के। ठीक है, एंड एरिया वेक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई इक्वल टू ई डॉट ए होता है, यानी कि जैसे आपके पास कोई सरफेस है इस तरह से, और इस पर फील्ड लाइंस जो पड़ रही हैं, ये फील्ड लाइंस पड़ रही हैं, जो सरफेस की कितनी परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस हैं, यही हो जाता है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो जो डायरेक्शन थीटा लेते हैं वो इस सरफेस पर एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, इनके बीच का एंगल, ये जो नॉर्मल होता है यही देता है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक है, तो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा होता है, यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर थीटा मतलब यहाँ डॉट प्रोडक्ट अगर हटाते हो तो क्या होता है, ये कॉस थीटा लिखते हो ना, तो यहाँ पर थीटा ये होता है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ये तब के लिए है जब ई आपका कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, ई जब कांस्टेंट है तो उस केस में ये फॉर्मूला आपके पास वैलिड होता है। और अगर ई वेरिएबल हो, इफ ई इज वेरिएबल, अगर ई वेरिएबल हो जाएगा तो उस केस में फाई ई निकालने का तरीका होगा, इंटीग्रेशन लेंगे ई डॉट डी एस या डी ए जो भी लिख लो, ई डॉट डी एस हो जाएगा। ठीक है, उस केस में वेरिएबल के केस में फ्लक्स ये बनता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट अगर आपको लिखना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट और एरिया की यूनिट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और यहाँ एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। ओके, और अगर आप इसका डायमेंशन लिखना चाहो, डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन जो बनेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फाई ई का, इधर फोर्स है, फोर्स का होता है एम एल टी पावर -2, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, नीचे कूलम है, कूलम का होता है 80। सबको एक साथ मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर एम एल क्यूब टी पावर -3 ए पावर -1। दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इसके बाद बात करें हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर चार्ज आप क्या करते हो, किसी तार पर इस तरह से फैलाते हो,
इस तरह से कोई चार्ज है, लाइन चार्ज है, इस पर अगर आपने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया है आपने, तो इसलिए चार्ज एक समान रूप से इस तरह से फैल गया हो, अगर इसकी लंबाई हो एल हो, तो यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें होगा वहां पर जो हम लेंगे चार्ज डेंसिटी लेंगे, चार्ज डेंसिटी इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है उसको लिख सकते हैं लैम्डा से। लैम्डा इक्वल टू एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर ले लें डी क्यू, और लंबाई इसकी ले लेते हैं डी एल। तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी जो बन जाएगा, अगर कैपिटल क्यू लिखना चाहे तो कैपिटल क्यू लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, डी क्यू बाई डी एल। और अगर ये कांस्टेंट हो उस केस में आप ये भी लिख सकते हो क्यू बाई टोटल बाई एल। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास चार्ज डेंसिटी, यूनिट होती है कूलम्ब पर मीटर। ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। फिर आपके पास आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, जब सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हो तो ये किसी कंडक्टर के लिए होता है, या फिर किसी प्लेट पर अगर आपने एरिया डिस्ट्रीब्यूट, यानी किसी एरिया पर आपने सरफेस चार्ज को दिया, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उसको सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा इक्वल टू होता क्या है डी क्यू बाई एरिया डी एस, या आप इसको लिख सकते हो क्यू बाई एरिया, जो भी हो एस लिख सकते हो या ए लिख सकते हो। ठीक है, ए का मतलब एरिया होता है, वो भी कौन सा, सरफेस एरिया होता है। ठीक, यूनिट होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। तीसरा आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से लिखते हैं, रो इक्वल टू होता है डी क्यू बाई वॉल्यूम छोटा सा डीवी, ये बन जाता है। ठीक है, यूनिट इसका क्या बन जाएगा, यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से चार्ज डेंसिटीज होती हैं, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है।